हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेरिक बूस्ट। इस वीडियो में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के चैप्टर नंबर 6 के डिसोल्यूशन ऑफ फर्म सेक्शन 39 टू 55 में जो लास्ट हमारे बचे हुए सेक्शन थे जो कि थे 51 से लेके 55, उनके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले बात आती है सेक्शन 51 की। सेक्शन 51 किसकी बात करता है? रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्री मेच्योर डिसोल्यूशन। सो क्या है, किस चीज़ में बात कर रहे हैं कि अगर कोई प्री मेच्योर डिसोल्यूशन होता है, प्री मेच्योर डिसोल्यूशन किस में हो सकता है? सिर्फ उसमें जहाँ पे पार्टनरशिप फिक्स टर्म के लिए, अगर किसी टाइम पीरियड के लिए, सपोजिंगली 2 साल के लिए है, तभी तो उसका प्री मेच्योर हो सकता है। अगर वो की टर्म ही डिसाइडेड नहीं है तो उसका प्री मेच्योर नहीं हो सकता। तो उसके बारे में हमारा सेक्शन 51 जो है बात करता है। देखिए क्या कहता है ये, अगर पार्टनरशिप जो है वो फिक्स टर्म के लिए है और किसी पार्टनर ने उस पार्टनरशिप में ऐड ऑन होने के लिए, उसका पार्टनर बनने के लिए क्या क्या है, प्रीमियम पे किया है, प्लस उस फर्म का क्या है, प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो गया। तीनों कंडीशन होनी चाहिए। क्या कि एक तो ये टर्म पीरियड के लिए, सपोजिंगली 2 साल के लिए एक पार्टनर था, उसको इसमें ऐड ऑन होना था तो उसने उसमें प्रीमियम पे किया, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ पे करा। और जब ये 2 साल से पहले यानी कि 1 साल में या फिर सपोजिंगली 1.5 साल में कभी भी ये डिसोल्यूशन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो प्रीमियम पे किया था उसको रिटर्न करना पड़ेगा। अब हमने जैसे बात करी 1 लाख रुपए था, तो जो भी टाइम पीरियड वगैरह था, सपोजिंगली 2 साल के लिए थी, एक साल बाद अगर डिसोल्यूशन हो गया तो 1 साल का पैसा, 1 लाख का अगर हम प्रोपोर्शनेट करेंगे अराउंड 50,000 होगा। तो 50,000 जो है वो रिटर्न करना पड़ जाएगा और बाकी 50,000 जो है वो फर्म में ही रह जाएगा। सो इस तरीके से ये हमारा सेक्शन बात करता है, जब फिक्स टर्म पीरियड के लिए है, प्रीमियम पे किए है और प्री मेच्योर डिसोल्यूशन होता है, तो उस सिचुएशन में जिस पार्टनर ने प्रीमियम पे किया है उसको वो प्रीमियम रिटर्न कर दिया जाएगा। अब एक कंडीशन क्या बोलता है कि कब ये प्रीमियम रिटर्न नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब वो जो डिसोल्यूशन है वो किस वजह से हुआ है, ड्यू टू द मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर पेइंग प्रीमियम। जो ये पार्टनर था, इसने कोई मिसकंडक्ट किया है, जिस उस कारण से क्या हो सकता है, उसको जो ये रिटर्न होना है, अगर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन है तो वो जो रिटर्न है वो नहीं मिलेगा। सेकेंड, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनर की डेथ होती है और उसकी वजह से डिसोल्यूशन होता है, हमने जो सेक्शन नंबर हमारा 42 था जिसके अंदर हमने कंटिंजेंट डिसोल्यूशन की बात करी थी, उस सेक्शन में ऑन डेथ जो था वो डिसोल्यूशन हो रहा था। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ डेथ ऑफ पार्टनर पे डिसोल्यूशन हो रहा है, अनटिल एंड अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और दे रखा है, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल प्रिवेल, अदरवाइज डेथ ऑफ पार्टनर पे रिटर्न नहीं होगा। तीसरा क्या बोलता है कि अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, सपोजिंगली जब वो पार्टनर एड ऑन हुआ, इस प्रीमियम पे करके जब वो पार्टनर बना पार्टनरशिप का, और उस समय जो पार्टनर बनने के लिए एग्रीमेंट हुआ उसमें अगर कोई प्रोविजन ही नहीं था रिटर्न का, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा, प्रीमियम जो है रिटर्न नहीं दिया जाएगा। एक बार इसका बेयर प्रोविजन देखते हैं। सेक्शन 51, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्री मेच्योर डिसोल्यूशन, क्या कह रहा है, वेयर अ पार्टनर हैज पेड अ प्रीमियम ऑन एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म। क्या हुआ है, पार्टनर ने पे किया है प्रीमियम पार्टनर एंटर करने के लिए, ठीक है, और वो पार्टनरशिप कैसी थी, फिक्स टर्म के लिए थी, एंड द फर्म इज डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, अदरवाइज देन बाय डेथ ऑफ द पार्टनर। फर्म डिसॉल्व हुई है, लेकिन वो डिसोल्यूशन का कारण जो है वो डेथ नहीं होना चाहिए। अगर डेथ हो गया तो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। ही शैल बी एंटाइटल टू रिपेमेंट ऑफ प्रीमियम। तो अगर डेथ को छोड़ के डिसोल्यूशन हुआ है तो उस सिचुएशन में वो एंटाइटल्ड होगा। कब? प्रीमियम और सच पार्ट देयर ऑफ एज में बी रीजनेबल, या तो पूरा का पूरा प्रीमियम वापस मिल जाएगा या उसका कोई पार्ट जो है वो वापस मिल जाएगा। रिगार्ड बीइंग हेड टू द टर्म्स अपॉन विच ही बिकेम अ पार्टनर। ये किस पे डिसाइड करेगा कि पार्ट ही दिया जाएगा या पूरा प्रीमियम वापस दिया जाएगा, ये किस पे बेस्ड करेगा, या तो टर्म्स पे जिस बेसिस पे उसे पार्टनर बनाया गया, और टू द लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच ही वॉज अ पार्टनर। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया था 2 साल के लिए टाइम पीरियड के लिए था, बट ये जो डिसोल्यूशन है वो हो गया 1 ईयर में ही, तो ये अगर हाफ ही टाइम चला तो उस हिसाब से हो जाएगा। अनलेस, तो पहली चीज तो उन्होंने एक्सेप्ट क्या कर लिया था, अदरवाइज देन बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर। आगे ये बोलते हैं अनलेस, यानी कि फिर वापस ये बता रहा है कि कब एंटाइटल्ड नहीं होगा, अनलेस द डिसोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू हिज ऑन मिसकंडक्ट। ये जो डिसोल्यूशन हुआ उसका रीजन ही उसका खुद का मिसकंडक्ट था। फॉर एग्जाम्पल जो हमने सेक्शन 44 देखा था उसके सॉरी सेक्शन 44 जो देखा था उसके अंदर जब थ्रू कोर्ट डिसोल्यूशन करा रहे थे, उसके अंदर जो 44 का सी
सबसे सी क्लॉज था, उसके अंदर यही बात बोली गई थी कि अगर मिसकंडक्ट है तो उस बेसिस पे भी डिसोल्यूशन करा सकते हैं। सो सपोजिंगली अगर डिसोल्यूशन उसी की मिसकंडक्ट की वजह से है तो वो एंटाइटल्ड नहीं होगा। सेकेंड क्या कह रहा है, और द डिसोल्यूशन इज इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट कंटेनिंग नो प्रोविजन फॉर द रिटर्न ऑफ द प्रीमियम और एनी पार्ट ऑफ इट। तो जब डिसोल्यूशन हुआ वो एक एग्रीमेंट के थ्रू हुआ। हमने देखा था कि भाई अगर पार्टनरशिप एट विल है तो उसके अंदर थ्रू एग्रीमेंट जो है वो डिसोल्यूशन किया जा सकता है सेक्शन 40 के अंदर। तो जब इस तरीके का हो रहा है, या जो वाई नोटिस वाला था पार्टनरशिप एट वेल सेक्शन नंबर 43, उसके अंदर हमने देखा था कि थ्रू एग्रीमेंट जो है वो डिसोल्यूशन हो सकता है। अब अगर इस तरीके से एग्रीमेंट के थ्रू डिसोल्यूशन हुआ है और उस एग्रीमेंट में कोई प्रोविजन ही नहीं है प्रीमियम रिटर्न करने का, जिस बेसिस पे ये डिसोल्यूशन हुआ है और इस तरीके का प्रोविजन ही नहीं है, देन इन सच सिचुएशन रिटर्न नहीं किया जाएगा। आगे देखिए क्या तो ये हमारा सेक्शन 51 बोलता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 52। ये किसकी बात करता है, राइट व्हेन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड फॉर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। तो ये यहीं पे बता दे रहा है कि ये सेक्शन किस बारे में बात कर रहा है, जब पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे रिसाइंड कर दिया गया है, किसकी वजह से, वो फ्रॉड की वजह से या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से। दैट इज जब पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बना था वो उस समय पे वैलिड था, बाद में रिसाइन कर दिया, यानी कि उसको वॉइड करवा दिया गया, जो हम कॉन्ट्रैक्ट में बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो हो गया। अब ये वॉइडेबल क्यों हुआ, क्योंकि फ्रॉड था, मिसरिप्रेजेंटेशन था। जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ, जिस पार्टी के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, वो पार्टी क्या करवा रही है, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवा रही है। तो जब इस तरीके से पार्टनर इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करता है तो उसके पास कुछ राइट्स आ जाते हैं। वो राइट्स क्या हैं वो हम आगे देखते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर हमें 3 राइट्स देखने को मिलेंगे। वो 3 राइट्स क्या हैं, लेट्स सी। पहला राइट आता है राइट टू लियन और रिटेंशन। क्या है, जो भी फर्म की एसेट्स हैं, कोई अगर सरप्लस बचता है आफ्टर सेटिस्फाइंग फर्म्स लाइबिलिटी, तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, हमने जब मोड ऑफ सेटलमेंट देखा था सेक्शन नंबर आई थिंक 48, हाँ सेक्शन नंबर 48 में जो मोड ऑफ सेटलमेंट देखा था उसमें क्या हो रहा था, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पहले पे की जा रही थी। तो ये जो थर्ड पार्टी की लाइबिलिटीज़ हैं या फर्म की और भी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको सेटिस्फाई करने के बाद जो भी कोई सरप्लस बचता है या एसेट बचता है, उन सरप्लस और एसेट को लियन या रिटेन करने का राइट है पार्टनर के पास। किस चीज़ के लिए, जो भी उसने शेयर परचेज करने में। हमने यहाँ देखा भाई पार्टनर बनने के लिए वो कुछ पैसा दे रहा है ना, तो वो जो शेयर परचेज करने के लिए उसने जो भी सम पे किया है, उस सम को वो उस वापस से अपने पास निकाल सके, उस सम को अपने निकाल सके, उसके लिए वो क्या कर सकता है, सरप्लस या एसेट को लियन या रिटेन कर सकता है। और अगर उसने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है तो इन पैसे को अपने निकालने के लिए, जो भी उसने पैसा लगाया है वो वापस निकालने के लिए वो क्या कर सकता है, सरप्लस और एसेट को लियन कर सकता है। ये पहला राइट है। दूसरा राइट क्या है, रैंक एज द क्रेडिटर ऑफ द फर्म। क्रेडिटर क्यों बनेगा वो, क्योंकि हमने जब मोड ऑफ सेटलमेंट पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो पहली चीज़ जिसके पास पैसा फर्म देगी, अगर एसेट्स वगैरह हैं और पैसा चुकाएगी, तो वो किसका चुकाएगी, जो फर्म की बाहर की लाइबिलिटीज़ हैं, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ को वो चुकाएगी। तो अगर वो क्रेडिटर बन जाता है देन ही इज़ एंड वो पार्टनर हट के क्रेडिटर अगर बन जाता है तो उस सिचुएशन में वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी वाला हो जाएगा, देन ही विल बी पेड बिफोर द अदर पार्टनर। तो उसका पहला राइट बन जाएगा अपना पैसा निकालने के लिए। तो जो उसने ये पैसा लगाया है फर्म में वो अपना पैसा जल्दी निकाल सकता है। तो पहला तो हो गया लियन या रिटेन करना, दूसरा क्या हो गया, वो क्रेडिटर बन गया, और थर्ड क्या बोलता है, राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय द गिल्टी पार्टनर। तो जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, उस पार्टनर से क्या कहेंगे, भाई इंडेमनीफाई करो। यही चीज़ हमने सेक्शन 10 में भी देखी थी, जहाँ पे पार्टनर को क्या करना पड़ रहा था, इंडेमनीफाई करना पड़ रहा था फर्म को फॉर हिज फ्रॉड। तो यहाँ जैसे 10 में वो फर्म को इंडेमनीफाई कर रहा है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, जिस पार्टनर के संग गलत हुआ है उस पार्टनर को इंडेमनीफाई करने की बात कर रहे हैं बाय द गिल्टी पार्टनर। और यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, चाहे वो फ्रॉड का हो चाहे वो मिसरिप्रेजेंटेशन का हो। नेक्स्ट हमारा आता है इसका बेयर प्रोविजन देख लेते हैं। सेक्शन 52, राइट वेयर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज असेंडेड फॉर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। तो क्या होगा, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग पार्टनरशिप, तो जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पार्टनरशिप बना वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर ले, किस ग्राउंड पे, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के ग्राउंड पे, ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज देयर टू, द पार्टीज एंटाइटल्ड टू रिसाइन, जो पार्टीज है जो रिसाइन कर रही है, क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन होता है। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट अगर पढ़ा है
तो उसके अंदर जो सेक्शन नंबर 19 है, 19 और 19A, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की बात फेट बताते हैं जो कि वॉइड, जो कि विदाउट फ्री कंसेंट बनाए हैं। और विदाउट फ्री कंसेंट वहाँ पे जो ग्राउंड्स दे रखे हैं वो क्या है, कोअर्जन हो गया, फ्रॉड हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो इस तरीके के ग्राउंड्स पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड जो हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो जो सेक्शन 3 था उसमें बोला था जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलोअप होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो यही चीज़ हो रही है कि जहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट बना है पार्टनरशिप का और फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइडेबल हो गया। वॉइडेबल हो गया तो जिस पार्टी के संग फ्रॉड हुआ है वो क्या कर सकता है, रिसाइन कर सकता है। तो जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अगर रिसाइंड हुआ है, देन द पार्टी एंटाइटल्ड टू रिसाइन इज विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर राइट। और जो राइट बनते हैं वो हैं, बट उसके अलावा भी पार्टी क्या है, एंटाइटल्ड है किसके राइट के लिए, राइट टू लेन ऑन और राइट टू रिटेंशन ऑफ दिस सरप्लस। या तो लेन कर सकती है सरप्लस और या एसेट पे, या रिटेन कर सकती है सरप्लस एसेट्स ऑफ द फर्म रिमेनिंग आफ्टर द डेट्स ऑफ द फर्म हैड बीन पेड। तो पहले तो डेट्स जो हैं फर्म डेट्स हैं उन्हें पे करने के बाद जो बचा हुआ है उसको वो लेन या रिटेन कर सकती है। किस चीज़ के लिए, अभी लियन और रिटेन किसके लिए करें, फॉर एनी सम पेड बाय हिम फॉर द परचेज ऑफ द शेयर इन द फर्म। फर्म का शेयर खरीदने के लिए जो भी पैसा उसने खर्च किया उस पैसे को वापस निकालने के लिए, और एंड फॉर एनी कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। तो शेयर के लिए, कैपिटल के लिए, इन सब के लिए वो क्या है, लियन और रिटेन कर सकती है। सेकंड क्या है, टू रैंक एज द क्रेडिटर ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट मेड बाय हिम टुवर्ड्स द डेट्स ऑफ द फर्म। तो वो क्रेडिटर की तरह खुद को रैंक कर सकता है, किसके लिए, जो भी उसने पेमेंट किया है उसके लिए। To be indemnified by the partner or the partners guilty of the fraud or misrepresentation all against all the debts of the firm। तो जो गिल्टी पार्टनर्स हैं उनके थ्रू वो क्या है, इंडमनिफाइड कराया जा सकता है, ये उसके पास राइट है। लेट्स सी नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 53 इसकी बात करता है राइट टू रेस्ट्रेन फ्रॉम यूज ऑफ फर्म नेम और फर्म्स प्रॉपर्टी। तो जब डिसोल्यूशन हो गया, आफ्टर डिसोल्यूशन पार्टनर के पास क्या राइट है कि वो रेस्ट्रेन कर सकता है अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर को, क्या कि वो इस तरह के सिमिलर बिजनेस यूज कैरी नहीं करेंगे, फर्म की प्रॉपर्टी जो है खुद की ओन बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ओके, मतलब फर्म का नाम यूज़ नहीं कर सकते, फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते, और अगर वो करते हैं तो दूसरे पार्टनर के पास क्या है, राइट है कि वो रेस्ट्रेन कर सकता है। कब, आफ्टर डिसोल्यूशन की बात हो रही है। इस तरह ये सेक्शन हमने पहले भी देखा है, पर वो किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज बिफोर डिसोल्यूशन, जब पार्टनरशिप कंटिन्यू हो रही है, जो जनरली हमने इनकमिंग या आउटगोइंग पार्टनर के में देखा था। तो इस तरीके के जो इनकमिंग आउटगोइंग पार्टनर वाली चीज़ है, वही चीज़ हमें सिमिलर डिसोल्यूशन के बाद वाले में भी देखने को मिलती है। अच्छा, अब ये चीज़ की जो रेस्ट्रेन कर सकते हैं कि फर्म नहीं यूज़ नहीं करेगा, फर्म प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेगा, ये कब तक रेस्ट्रेन किया जा सकता है, तब तक कि बाउंड अप नहीं हो जाता। हमने देखा था कि पार्टनर्स जो है, पार्टनरशिप खत्म होने के बाद भी कुछ राइट्स बचते हैं, कब तक के लिए, जब तक वाउंड अप नहीं हो जाता, कि वाउंड अप करना ज़रूरी है। तो जब तक ये वाउंड अप नहीं हो जाता तब तक के लिए रेस्ट्रेन भी जो है वो किया जा सकता है। एक्सेप्शन कब रेस्ट्रेन नहीं कर सकते, जब या तो एग्रीमेंट ही इस तरीके का था कि भाई जब डिसोल्यूशन हुआ उस समय डिसॉल्व करने के लिए कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, उस एग्रीमेंट में ही इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन को मना कर देता कि आप रेस्ट्रेन नहीं कर सकते, देन इन सिचुएशन पार्टनर रेस्ट्रेन नहीं कर सकते। सेकेंडली, अगर एग्रीमेंट के थ्रू क्या किया है, गुडविल ही खरीद ली है, गुडविल खरीद ली तो फर्म का नाम यूज़ करा जा सकता है। तो इन दो सिचुएशंस में क्या हो सकता है, फर्म का नेम, ये प्रॉपर्टी यूज़ की जा सकती है। देखिए सेक्शन 53 का बेयर प्रोविजन क्या कह रहा है, राइट टू रेस्ट्रेन फ्रॉम यूज ऑफ द फर्म नेम और फर्म प्रॉपर्टी आफ्टर अ फर्म इज रिजॉल्व, एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव मे, इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स टू द कॉन्ट्ररी, रेस्ट्रेन एनी अदर पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस। तो क्या कर सकता है पार्टनर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट है देन कॉन्ट्रैक्ट विल प्रिवेल, ठीक है। बिटवीन द पार्टनर्स टू द कॉन्ट्ररी, रेस्ट्रेन एनी अदर पार्टनर, तो रेस्ट्रेन कर सकते हैं पार्टनर को, उसके रिप्रेजेंटेटिव को, फ्रॉम कैरिंग ऑन द सिमिलर बिजनेस इन द फर्म नेम, तो फर्म का नेम वो यूज़ ना करे उसके लिए रेस्ट्रेन कर सकते हैं, और फ्रॉम यूजिंग एनी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फॉर हिज ओन बेनिफिट, पर्सनल खुद के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी के यूज़ को भी वो रेस्ट्रेन कर सकते हैं, अंटिल द अफेयर्स ऑफ द फर्म हैज़ बीन कंप्लीटली बाउंड अप। अगर बाउंड अप हो गया उसके बाद वो कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड दैट where any partner or his representative has bought the goodwill of the firm, nothing in this section shall affect his right to use the firm name। तो अगर गुडविल खरीदी है तो उस समय फर्म नेम यूज़ कर सकता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली फर्म नेम की बात हुई, प्रॉपर्टी की बात नहीं हुई, तो प्रॉपर्टी पे ये गुडविल वाली चीज़ अप्लाई नहीं होती। अगर एग्रीमेंट में गुडविल के साथ साथ अगर प्रॉपर्टी भी खरीदी देन ही कैन यूज़ द प्रॉपर्टी, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी नहीं कर सकता। जब गुडविल की बात कर रहे हैं हम सिर्फ
फर्म के नेम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 54। 54 किसकी बात करता है? एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। इस तरीके का सेक्शन हमने सेक्शन नंबर 11 में भी देखा था, हमने आगे सेक्शन नंबर 36 में भी देखा था, आगे हम सेक्शन नंबर 55 में भी देखेंगे। सो देखिए ये क्या बात करता है। देखिए जनरली जो हमारा सेक्शन 27 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो किसकी बात करता है कि अगर एग्रीमेंट हमारा कोई रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में हो रहा है, किसी तरीके से ट्रेड पे अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होता है। ये क्या है? ये हमारा जनरल रूल है। लेकिन जो सेक्शन नंबर 54 है, ये इसका एक एक्सेप्शन ले डाउन करता है। ये क्या कहता है कि इस तरीके का एग्रीमेंट जहाँ रेस्ट्रेन किया हुआ है वो वैलिड होगा कब? जब रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है, प्लस उसमें क्या क्या है, या तो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है या लोकल लिमिट्स बता रखे हैं। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल इस तरह की रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि 3 साल तक तुम ये काम नहीं करोगे, तो ये स्पेसिफाइड टाइम पीरियड हो गया, 3 साल रीजनेबल है। आपको ये कहता है कि आप 50 साल तक काम नहीं करोगे, नाउ दिस 50 years इज अ टाइम पीरियड, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, बट इट इज़ नॉट रीजनेबल, तो इस तरीके का क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। लेकिन जब हमने बात करी कि 20 years है, तो वो चीज़ वैलिड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन भी रीजनेबल है, टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है। इसी तरीके से लोकल लिमिट्स भी हो सकता है कि ठीक है आप इस जगह पे नहीं करोगे, या जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं उसके 100 किलोमीटर्स के अंदर नहीं करोगे, तो 100 किलोमीटर्स तक नहीं करोगे। इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, और इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन अगर रीजनेबल है तो वो वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। अदर रिलेटेड सेक्शन ये मैं बता चुकी हूँ 11, 36, 55। तो एक बार इसका बेयर प्रोविजन भी देख लेते हैं। सेक्शन 54 एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड पार्टनर्स में अपॉन और इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो जब पता लग रहा है कि भाई फर्म डिसॉल्व हो रही है, उस दौरान क्या कर सकते हैं? वो एक एग्रीमेंट कर सकते हैं। क्या? दैट सम और ऑल ऑफ देम विल नॉट कैरी ऑन अ बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। या तो इस स्पेसिफाइड पीरियड में ये कुछ पार्टनर्स या सबके सब पार्टनर्स इस फर्म सिमिलर बिजनेस को नहीं करेंगे, और विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स, या फिर इस एरिया में नहीं करेंगे। एंड नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 27। चाहे 27 में कुछ भी दे रखा हो, 27 में क्या दे रखा है? रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड जो है वो क्या होगा? वॉइड होगा। तो ये चीज़ प्रिवेल नहीं करेगी, नॉट इज विद स्टैंडिंग एनीथिंग दिस। तो विद दिस हमने 54 को प्रिवेल कर दिया ओवर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सच एग्रीमेंट शैल बी वैलिड इफ द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज आर रीजनेबल। तो पहली चीज़ तो यहाँ बताइए रेस्ट्रिक्शन कौन सी लगा सकते हैं? पीरियड को लेके, लोकल लिमिट्स को लेके लगा सकते हैं, और कहा कि वो वैलिड हो जाएंगी ये पीरियड लिमिट्स को लेके जब ये रीजनेबल होंगी। आगे का सेक्शन देखिए, सेक्शन 55, द लास्ट सेक्शन फॉर दिस वीडियो, सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन। हम बार बार गुडविल की बात करें तो गुडविल क्या है? जब एक रेपुटेशन के थ्रू बेनिफिट मिल रहा है, नेम कनेक्शन मिल रहा है, या लाइकलीहुड ऑफ कस्टमर रिटर्निंग टू फर्म। हम कई बार होता है ना कि कोई बड़ा बिजनेस होता है या कोई जगह होती है, तो हम उसके नाम के पीछे कई बार उस जगह पे जाते हैं। तो इस तरीके से जब रेपुटेशन, नेम, कनेक्शन, लाइकलीहुड की वजह से कुछ बेनिफिट मिलता है, उसको हम बोलते हैं गुडविल। तो क्या है, अगर गुडविल, तो हमारा जो सेक्शन 55 है वो क्या कहता है कि जो गुडविल है वो हमारे फर्म के एसेट्स का ही पार्ट होता है। इट इज़ इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। इनफैक्ट जब हमने प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म वाला सेक्शन पढ़ा था, उसके अंदर भी ये चीज़ बोली गई थी, सेक्शन नंबर 14, उसमें भी ये बोला गया था कि गुडविल जो है वो पार्ट होता है फर्म के, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म होता है। तो गुडविल क्या हो गई? हमारी एसेट्स में इंक्लूडेड है, एंड सिंस इट इज़ पार्ट ऑफ द एसेट, इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, तो क्या है, इसको सोल्ड किया जा सकता है। सोल्ड भी चाहे तो अलग से बेच दो, या विद द अलॉन्ग विद द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो टुगेदर विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म या सेपरेटली गुडविल को सोल्ड किया जा सकता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म। अब अगर सेल होती है गुडविल की, तो उस सिचुएशन में अगर कोई पार्टनर जो है, जैसे सपोजिंगली ए, बी, सी, ये तीनों पार्टनर्स हैं। इनमें से अब इसका क्या है? डिसोल्यूशन हुआ पार्टनरशिप का। सी ने गुडविल खरीद ली, तो ए और बी इनके पास क्या राइट है और सी के पास क्या है? तो सी ने अगर गुडविल खरीद ली तो इसका क्या नाम है? हमने अभी ऊपर देखा था, वो क्या कर सकता है? फर्म का नेम जो है वो यूज़ कर सकता है। अब ए और बी के पास क्या राइट है? ए और बी के पास क्या राइट है? दे कैन कैरी कंपीटिंग बिजनेस विद द बायर। तो जो सी है जिसने ये गुडविल खरीदी है, उससे वो कंपीटिंग बिजनेस जो हैं वो कैरी कर सकते हैं। सपोजिंगली ये लोग टेक्सटाइल बिजनेस में थे, तो अगर वो लोग टेक्सटाइल बिजनेस में थे, सी ने जब गुडविल खरीदी तो वो तो टेक्सटाइल बिजनेस कर ही रहा है। ए और बी जो हैं आफ्टर डिसोल्यूशन ये भी टेक्सटाइल बिजनेस में घुस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और इस तरीके के बिजनेस को एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। पर क्योंकि सी ने खरीदी है गुडविल, ही हैज पेड सम मनी फॉर इट, तो कुछ ना कुछ तो रेस्ट्रिक्शन होंगी ए एंड बी पे। तो वो रेस्ट्रिक्शन क्या है, क्या नहीं कर सकते, वो फर्म का नेम यूज़ नहीं कर सकते। सपोज इंडिया टेक्सटाइल होता ABC लिमिटेड करके जो था नाम था इसका, तो अब ए या बी जब ये खोलते हैं तो वो सिमिलर नेम जो है यही नाम यूज़ नहीं कर सकते। और क्या नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू बी द कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। अब ए और बी अगर सपोजिंगली वो भी टेक्सटाइल बिजनेस करते हैं, तो वो ये नहीं बोल सकते कि हाँ हम ABC के ही पार्ट हैं, वो खुद को इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एंड दे कैन नॉट सॉलिसिट द कस्टमर्स ऑफ द ओल्ड फर्म। तो ये जो इस फर्म को जब इसने खरीदा, सपोजिंगली इस फर्म का नाम था P, और जब इन्होंने इस फर्म P फर्म को ख़रीदा, तो इसके जो पुराने कस्टमर्स थे वो खुद की तरफ उसको नहीं वो कर सकते, सॉलिसिट नहीं कर सकते। आगे क्या बोलता है ये सेक्शन, एग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड की बात होता है। अभी हमने सेक्शन 54 में भी यही बात करी, तो दोनों में फ़र्क क्या है, ये सिमिलर ही है, सिमिलर टू सेक्शन 54, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या जाता है, 54 में एग्रीमेंट कब कर रहे हैं, ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि भाई फर्म डिसॉल्व होने वाली है। वहीं 55 में एग्रीमेंट कब बनाया जा रहा है, अपॉन द सेल ऑफ गुडविल। जब डिसोल्यूशन हुआ, हमने कहा कि गुडविल जो है वो सोल्ड करी जा सकती है, तो जब ये सोल्ड करी तो क्या होगा, एक एग्रीमेंट बनाएगा। अब उस एग्रीमेंट में अगर ये लोग कह देते हैं कि नहीं, ए और बी जो हैं वो बिजनेस नहीं कर सकते फॉर सपोजिंगली 10 ईयर्स, तो वैसे तो क्या था, दे आर एंटाइटल्ड, वो कैरी कर सकते थे कंपीटिंग बिजनेस, एडवर्टाइज भी कर सकते थे। लेकिन अगर इस तरीके की जब ये गुडविल सोल्ड करी और एग्रीमेंट हुआ और उसमें अगर इन्होंने रेस्ट्रेन लगा दिया, और वो रेस्ट्रेन अगर रीजनेबल है, तो उस सिचुएशन में उन्हें रोका जा सकता है फ्रॉम कैरिंग ऑन द कंपीटिंग बिजनेस और एडवर्टाइज सच बिजनेस। देखिए एक बार बेयर प्रोविजन भी देखते हैं। सेक्शन 55 सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन के बाद गुडविल बेची जा रही है। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन द गुडविल शैल सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स बी इंक्लूडेड इन द एसेट। तो पहली चीज़ तो एसेट्स का वो पार्ट है, एंड इट मे बी सोल्ड आइदर सेपरेटली और अलॉन्ग विद द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो पहली चीज़ एसेट्स का पार्ट है, दूसरा सोल्ड किया जा सकता है, तीसरा कैसे, सेपरेटली या फिर अलॉन्ग विद द अदर प्रॉपर्टी। फर्दर क्या बोल रहा है, राइट्स ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ द गुडविल। अब राइट क्या है बायर सेलर के, वेयर द गुडविल ऑफ द फर्म इज सोल्ड आफ्टर डिसोल्यूशन, जहाँ डिसोल्यूशन के बाद अगर सोल्ड किया जा रहा है। अब पार्टनर में कैरी ऑन द बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द बायर, तो जो अदर पार्टनर्स हैं वो क्या कंपीटिंग बिजनेस जो हैं वो कर सकते हैं, जो बायर है जिसने गुडविल खरीदा है उससे कंपीटिंग बिजनेस कर सकते हैं। हैंड ही मे एडवर्टाइज सच बिजनेस, तो वो एडवर्टाइज भी कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बिटवीन हिम एंड द बायर। अब अगर उनके एग्रीमेंट में, अगर सपोजिंगली एग्रीमेंट में बोला है कि हाँ ठीक है सॉलिसिट कर सकते हैं, खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन दैट एग्रीमेंट विल प्रिवेल। अदरवाइज वो नहीं, क्या नहीं कर सकते, वो फर्म का नेम यूज़ नहीं कर सकते, कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज द कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म और सॉलिसिट द कस्टम ऑफ द पर्सन्स हु आर डीलिंग विद द फर्म बिफोर डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन से पहले जो कस्टमर्स थे उनको अपनी तरफ नहीं लेके जा सकते, कस्टमर्स को ब्रेक अवे नहीं कर सकते फर्म से। फर्दर क्या बोलता है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। तो क्या कह रहा है, एनी पार्टनर में अपॉन द सेल ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म मेक एन एग्रीमेंट विद द बायर दैट सच पार्टनर विल नॉट कैरी ऑन द बिजनेस। तो जब सेल कर रहे हैं उस दौरान क्या है, एक एग्रीमेंट कर सकते हैं अदर पार्टनर के साथ, जो वो ए और बी थे उसके साथ क्या कर सकते थे, एग्रीमेंट कर सकते थे, या जो पार्टनर्स हैं ए और बी जो है वो बायर जो हमारा सी था उसके संग क्या एग्रीमेंट कर सकते थे, दैट सच पार्टनर विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म। फर्म से सिमिलर वो बिजनेस नहीं करेंगे विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। तो हमने देख लिया पीरियड लोकल लिमिट्स, यही चीज़ किसमें बात करी गई थी, सेक्शन 54 में भी बात की गई थी। एंड नॉट विद स्टैंडिंग दैट एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सच एग्रीमेंट शैल बी वैलिड। नॉट विद स्टैंडिंग क्यों लगाया, बिकॉज इसमें क्या बोला कि वैसे तो क्या है वॉइड है, लेकिन इसको होते हुए भी क्या है सच एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, वो वैलिड हो जाएंगे इफ द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड आर रीजनेबल। थैंक यू।